कल टॉपिक चल रहा था आपका ध्रुवित गोले के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र। ध्रुवित गोले के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये कोई आपने ध्रुवित गोला लिया था जिसमें ध्रुवण था z अक्ष की दिशा में, और ये था r त्रिज्या का, जो कि z अक्ष की दिशा में क्या था, ध्रुवित था। ठीक है, अब आपने इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व, जब z अक्ष की दिशा में ध्रुवित था तो ध्रुवण की दिशा होती है माइनस से प्लस, तो निचली गोलार्ध था आपका नेगेटिव, ऊपरी गोलार्ध था पॉजिटिव। अब आपने इसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए ध्रुवण की दिशा में एक बेलन लिया था, क्षेत्रफल सदिश और ध्रुवण के बीच कोण था थीटा, और ये आपने क्षेत्रफल अल्पांश है ये, तो ये आपने एंगल हो गया डी थीटा। ठीक है, तो आपने पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना आया था इसका, प्लस माइनस पी कॉस थीटा। इसका मतलब प्लस पी कॉस थीटा तो था आपके ऊपरी गोलार्ध का पृष्ठ आवेश घनत्व, और निचले गोलार्ध का था माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि गोले के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, क्योंकि पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पूरा नेगेटिव चार्ज ऊपर है, तो बीच में क्या है, कुल चार्ज शून्य है। उसके लिए क्या किया था आपने, एक वृत्तीय वलय ली थी, वृत्तीय वलय ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई वृत्तीय वलय है, इसको मैं यहाँ सेपरेट करके लिख देती हूँ। ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से ये है सेंटर पॉइंट, आर त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या है आर, वृत्तीय वलय की त्रिज्या निकालने के लिए ये एंगल है थी थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, वृत्तीय वलय की त्रिज्या कौन सी होगी, या तो आप ये ले सकते हैं या ये निकाल सकते हैं, दोनों में ही आर होगा। ठीक है, तो आपने जब ये निकाली थी तो कितना आया था, आर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला एक एक्सिस ये बनेगी और एक ये, तो ये वाला तो आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा। तो वृत्तीय वलय का क्षेत्रफल, वृत्तीय वलय का क्षेत्रफल हमने मान लिया डी ए है, और वो कितना होगा, 2 पाई वृत्तीय वलय की परिधि इंटू चौड़ाई। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और वृत्तीय वलय की त्रिज्या कितनी है, आर साइन थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, अब वृत्तीय वलय की चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई क्या होगी, ये वाली चौड़ाई होगी, इसका मतलब ये चाप जो है वो चौड़ाई होगा इस वृत्तीय वलय का। तो चाप निकालने के लिए आपने क्या किया था, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब हमें चाहिए चाप BC, ठीक है, बटे त्रिज्या कैपिटल R, और एंगल कितना है इसका, डी थीटा। इस चाप के लिए एंगल कितना है, डी थीटा। तो वृत्तीय वलय की चौड़ाई या चाप कितना आ जाएगा, R डी थीटा। यहाँ पे लिख लो वृत्तीय वलय की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, R डी थीटा। तो वृत्तीय वलय का क्षेत्रफल आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए वृत्तीय वलय का आवेश लिख सकते हैं, वृत्तीय वलय का आवेश,
आवेश क्या होता है, डी क्यू, ठीक है। क्षेत्रफल डी ए है तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, क्योंकि सिग्मा क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। सिग्मा का वैल्यू इतना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू रख दो प्लस माइनस पी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा टी थीटा, ठीक है। अब हमें ये तो आ गया आपका एक वृत्तीय वलय का, ठीक है। तो आपको पूरे का निकालना है, तो यहाँ पर आप एक वृत्तीय वलय लेंगे, फिर दूसरी वृत्तीय वलय, तीसरी वृत्तीय वलय, तो कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से π/2 ही लेंगे, 0 से π/2, ठीक है। तो कुल आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करना है 0 से π/2, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये बाहर आ जाएंगे 2 पाई पी आर स्क्वायर, इस 2 को मैं अंदर ही लिख रही हूँ, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा, 0 से π/2, कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू पाई पी आर स्क्वायर, साइन 2 थीटा का कितना होता है, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/2, ठीक है। अब इसमें लिमिट रख दो, पाई पी आर स्क्वायर अपॉन 2, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, -1/2 को बाहर ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -2 आ जाएगा, -2 से ये कैंसिल, तो कितना आ रहा है आपका, पाई पी आर स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस चल रहा था आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, इसका मतलब पाई पी आर स्क्वायर प्लस जो है वो आवेश ऊपरी गोलार्ध का है, और निचले गोलार्ध का आवेश माइनस पी आर स्क्वायर, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा पूरे गोले का, 0, ठीक है, लिख लो। ध्रुवित गोले का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी अणु परमाणु हैं उनका ध्रुवण है वो भी जेड दिशा में ध्रुवित है, मतलब जैसे देखो, जैसे कोई भी गोला है उसमें बहुत सारे अणु परमाणु हैं इस तरीके से, ठीक है, उनमें क्या है, इस तरीके से धनावेश और ऋणावेश है उस अणु का, ठीक है, जैसे HCl हो गया, ठीक है, HCl में एक H+ होगा, एक Cl- हो गया। अब जैसे ही अब इसका ध्रुवण हमने मान लिया जेड डायरेक्शन में, तो ध्रुवण का मतलब क्या हो गया कि जैसे जेड डायरेक्शन में ध्रुवण किया है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से ही होगा, तो सारे नेगेटिव जाएंगे इधर और पॉजिटिव जाएंगे ऊपर, इस तरीके से हो जाएंगे कि नहीं, नेगेटिव नीचे और पॉजिटिव, तो इसका ध्रुवण किस दिशा में हो गया, पी जेड डायरेक्शन में, हमने मान के चला है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इसके अंदर सारे अणु जो परमाणु जो भी हैं वो जेड दिशा में ध्रुवित है, तो अंदर आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और पृष्ठ पर ये वाले रह जाएंगे, जो सरफेस पर आएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
मिटा दो। ऊपरी गोलार्ध में आवेश कितना हो जाएगा? प्लस पाई पी आर स्क्वायर। निचले गोलार्ध में माइनस पाई पी आर स्क्वायर। और नेट आवेश गोले के अंदर, ध्रुवित गोले के अंदर नेट आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो एक तरीके से ये चालक गोला हो गया ना, क्योंकि नेट आवेश अंदर क्या है? 0 है। संपूर्ण आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है। पर इसमें ऐसा है कि पूरा धनावेशित या पूरा ऋणावेशित नहीं है, जैसे चालक गोले में होता है। ध्रुवित गोले में आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है। ठीक है। अब जैसे द्विध्रुव ध्रुवण क्या होगा? ध्रुवण की परिभाषा क्या बताई थी? ध्रुवण कैपिटल पी क्या होता है? प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव, प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव बटे आयतन। इसको स्मॉल पी से प्रदर्शित किया था, प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव को। और आयतन क्या है? यहाँ पर गोले का आयतन होगा, तो आप पी निकाल सकते हैं। प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा? या फिर इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण भी तो बोलते हैं। तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ध्रुवण इंटू V, या फिर बोल सकते हैं आप 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल P। ये पूरे ध्रुवित गोले का नेट द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है। कहाँ तक लिया है? ऐसे लिया है, देखो जैसे आपने प्लस माइनस पी कॉस थीटा ले लिया, इसका मतलब सिर्फ प्लस पी कॉस थीटा लेके चलते हैं तो आप किस में निकालेंगे? ऊपरी गोलार्ध का निकाल रहे हैं। प्लस पी कॉस थीटा आवेश घनत्व किसका है? ऊपरी गोलार्ध का है ना। तो जब आप प्लस पी कॉस थीटा लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ सुनो तो सही। अब देखो यहाँ पर आपने ये वाली वलय ली है, उसके लिए आप निकाल चुके हैं, इस एक वलय के लिए निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए? इस पूरे गोले में, ऊपरी गोले में कितनी वलय बनेंगी? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक इतनी वलय बनेंगी ना। हमने एक वलय के लिए निकाला था आवेश, हमें चाहिए इस पूरे ऊपरी गोले के लिए। इस पूरे ऊपरी गोले को आप वलयों में विभाजित कर दीजिए। एक का निकाल लिया, अब पूरे का निकालने के लिए आप समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से π/t तक तो करेंगे। पाई तक करने का मतलब तो आप दूसरी वलय को दोबारा से इसको रिपीट करेंगे ना, समझ गए? तो आपको π/2 लेना है, 0 से π/2 लेना है, क्योंकि पाई लेने का मतलब तो क्या हो गया? दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, वही वलय आ जाएंगी। ठीक है। तो एक बार प्लस पी कॉस थीटा लेके 0 से π/2 मैंने एक साथ ही कर दिया है, फिर माइनस पी कॉस थीटा लेके फिर से करेंगे 0 से π/2। ठीक है। तो पूरे गोले का आ गया आपका। अब निकालते हैं ध्रुवित गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको याद रखना बस। द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना है? ध्रुवण P 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। ध्रुवित गोले के
बाहर किसी बिंदु P, मान लीजिए कोई बाहर कोई बिंदु है यहाँ पर P, जो इस बिंदु P पर हमें इस ध्रुवित गोले के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र निकालना है बाह्य बिंदु P पर, और ये मान लीजिए r थीटा स्थिति पर है। ठीक है, माना ध्रुवित गोले के बाहर किसी बिंदु P r थीटा पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, r थीटा स्थिति पर ऐसे मान लीजिए ये r दूरी पर है यहाँ पर, और इससे थीटा एंगल पर है, कोई r थीटा एंगल स्थिति पर है ये। ठीक है, तो विभव क्या बताया आपको, किसी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव क्या होता है, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विभव यही तो होता है, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। और p का वैल्यू समीकरण 3 में क्या था, स्मॉल p इज इक्वल टू कितना था, 4/3 पाई r क्यू कैपिटल P। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r क्यू कैपिटल P cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, r क्यू P cos थीटा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु P के लिए इस ध्रुवित गोले के कारण विभव है। ये कैपिटल R ध्रुवित गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r उस बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी है। उठा दूं? अब ये हो गया विभव। दूसरा हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V होता है वैसे, पर आप जब ये हमने कहा कौन से निर्देशांकों में लिया है विभव का मान, r थीटा में, ध्रुवीय निर्देशांकों में निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को भी आपको किस में लिखना है, ध्रुवीय निर्देशांकों में। अब है विद्युत क्षेत्र ध्रुवीय निर्देशांकों में ई वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, ध्रुवीय लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ई आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप। ठीक है, तो अब ई आर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और ई थीटा इक्वल्स टू होता है -1/r डेल्टा वी बाई डेल्टा थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। समीकरण 4 से, ठीक है, तो ई आर घटक कैसे निकालेंगे, इस v का r के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा घटक कैसे निकालेंगे, इस v का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा आर, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट 1/r स्क्वायर का अवकलन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r क्यू p cos थीटा डिवाइड बाई
3 एप्सिलॉन नॉट 1/r² का क्या हो जाएगा -2/r³ r⁻² का अपकलन क्या होगा nx⁻n−1 -2r⁻−r³। तो माइनस क्यू जो है उसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2/r³। ठीक है, फिर थीटा के लिए क्या करेंगे -1/r डेल्टा v/डेल्टा थीटा। तो थीटा का टर्म इसमें कॉस थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा -sin थीटा। ठीक है, तो ई आर इज इक्वल टू इसको लिख लीजिए, कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r³ p cos थीटा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, और अब निकालेंगे ई थीटा इज इक्वल टू कितना है -1/r डेल्टा v/डेल्टा थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा था cos थीटा का -sin थीटा हो जाएगा बस, और r³ p डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r² वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस r³ p sin थीटा 3 एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, तो ई आर और ई थीटा का वैल्यू निकाल लिया आपने। अब इसको समीकरण 5 में रखने पर ई आर व ई थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर वन अपॉन आर क्यू लिखा है, ई इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं माइनस डेल्टा वी, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, यही पढ़ते हैं ना आप इसको क्या लिखते हैं, यदि आप एक विमीय में मानते हैं यदि कण की गति, तो आप क्या लिखते हैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं कि नहीं इसको। अब यदि ये त्रिविमीय में होता तो आप इसको ऐसे लिखते हैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड, एक्स वाई जेड तीनों घटक लिखते हैं। तो ये एक्स वाई जेड कौन से घटक हैं आपके, कौन से निर्देशांक हैं, कार्तीय निर्देशांक है। तो जब आप कार्तीय निर्देशांकों में लिखते हैं तो ये जो संबंध होता है ना आपका, ये ध्रुवीय निर्देशांकों में ये संबंध होता है। 1/r आता है उसमें, वही तो बोल रही हूँ, ध्रुवीय निर्देशांकों में यही संबंध निकल के आता है। मैथ में भी पढ़ाया आपने, ये नहीं पढ़ा? लिख लिया? ई आर और ई थीटा का मान रख दो यहाँ से और यहाँ से। ई वेक्टर इज इक्वल टू 2r³, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, r³ p बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r³ पूरा ही कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा r³ p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r³। यहाँ कितना बचेगा 2 cos थीटा, ठीक है 2 cos थीटा r कैप, और यहाँ कितना बचेगा r³ p बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r³ कॉमन ले लेंगे तो sin थीटा बचेगा, sin थीटा थीटा कैप। ये आ गया आपका ध्रुवित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब निकालना है आपको सतह पर। सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए या विभव निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दूरी r पर लिया था
उसको स्मॉल आर को किसके बराबर रखना है, कैपिटल आर के बराबर, तो वो सतह पर आ जाएगा। ध्रुवित गोले की सतह के किसी बिंदु आर थीटा पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र, इसके लिए सतह पर क्या लिखना है बस आपको, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो जो आपकी समीकरण आई थी विभव की, कौन सी समीकरण थी, विभव के लिए जो निकाली थी कौन सा समीकरण नंबर दिया था मैंने, हाँ आर क्यू पी कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो था, उसको समीकरण नंबर दिया था कोई 4। आर क्यू पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये है ना। इसमें सिर्फ स्मॉल आर की जगह आपको क्या लिखना है, कैपिटल आर लिखना है। तो v सतह पर कितना आ जाएगा, आर क्यू पी कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आर पी कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सतह पर विभव। ठीक है, इसी तरीके से आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र में E इज इक्वल टू क्या लिखा था, ई आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप। ठीक है, तो ई आर का वैल्यू कितना आया था, 2 आर क्यू पी कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, या फिर जो अभी लास्ट वाली इक्वेशन नंबर आई थी ना उसी में रख दो आप, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो टोटल यही आ जाएगा सतह पर। वो थी आपकी आर क्यू पी 3 एप्सिलॉन नॉट, वो उसको कैपिटल आर क्यू लिख दो स्मॉल आर क्यू की जगह। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। तो सतह पर कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, E बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है, 6 एंड 7। सतह पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव। अब क्या रह गया आपका, ध्रुवित गोले के अंदर विभव। ठीक है, ध्रुवित गोले के अंदर विभव एवं विद्युत क्षेत्र। तो ध्रुवित गोले के अंदर स्मॉल आर मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, अब स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पर निकालना है विभव एवं विद्युत क्षेत्र। तो अब इस केस में स्मॉल आर क्या है, लेस देन है कैपिटल आर से अंदर के लिए। अब देखो अंदर क्या है, उसका आवेश भी शून्य है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी, तो यदि आवेश रहित क्षेत्र होता है, वैसे सेकंड में ही बताया था मैंने, आवेश रहित क्षेत्र में
विभव का मान ज्ञात करने के लिए कौन से समीकरण का उपयोग करते हैं? लाप्लास समीकरण बताई थी क्या? चूंकि ध्रुवित गोले के अंदर आवेश शून्य है तथा आवेश रहित क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात करने के लिए आवेश रहित क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग किया जाता है। अब लाप्लास समीकरण क्या थी? पॉइसन और लाप्लास दोनों बताई थी आपको। डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइसन समीकरण थी। आवेश रहित क्षेत्र है, इसका मतलब आवेश शून्य है तो आवेश घनत्व भी शून्य है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये कौन सी समीकरण हो जाती है? लाप्लास समीकरण। डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, विभव ही तो निकालना है। अब दोनों पक्षों में आप समाकलन करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से एक अवकलन हटेगा और इधर कांस्टेंट आ जाएगा। समाकलन करने का मतलब क्या हो गया? डेल्टा v इज इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर v, इसका 0। फिर एक बार और करो तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू सी जेड। ठीक है, कर